हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। फ्रेंड्स, कैसे हो? ये 1-to-1 वाला फॉर्मेट शायद एकदम से देख के आपको कुछ अजीब ना लगे। बाइकिंग तो अब नहीं चल रही है फ़िलहाल, आई एम ऑन अ ब्रेक। जैसा कि पिछले ब्लॉग्स में भी पता है सबको, जिन्होंने देखा है, जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए बता रहा हूँ। मेरी अभी सर्जरी हुई है 22 अगस्त को। आज है 30, 8 दिन हो गए हैं। आई एम इन द प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग। और ये सारा व्लॉग उसी ACL सर्जरी क्या होती है और जो इंजरी हुई है वो किस नेचर की है, उसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, नॉन सर्जिकल, सर्जिकल, इस बारे में आज हम इस ब्लॉग में बात करने वाले हैं। तो थंबनेल देख के आपको पता लग गया होगा और कुछ हैशटैग्स मैंने डाले थे इसके अंदर टाइटल में। तो नेचुरली अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो नमस्कार, मेरा नाम है मनीष छाबड़ा और मैं एक पैशनेट राइडर और राइटर दोनों हूँ। तो इसीलिए मेरा नाम है पोएट बाइकर चैनल का। तो ये इसमें अब मैं कुछ ट्रैवल के बारे में नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें हम इंजरी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ACL इंजरी जो है एक बहुत कॉमन स्पोर्ट्स इंजरी है। जो भी थोड़ी भी एक्टिव लाइफ में है और थोड़ा एडवेंचरस लाइफस्टाइल थोड़ा सा भी है उनका, तो उनको हो जाती है। ज़्यादातर ये एथलीट्स में होती है, बट फिर भी कॉमन लाइफ के अंदर भी बहुत ऐसे इंस्टेंस आते हैं जब हमारा घुटना किसी एक ऐसे पोजीशन में मुड़ जाता है, जैसे घुटने के ऊपर और नीचे की हड्डी अगर ऐसे है, तो अगर पिवटल मूवमेंट होगा या नीचे वाली हड्डी का थोड़ा सा भी बाहर का फोर्स लगेगा, तो सबसे पहला और फ्रेजाइल लिगामेंट जो होता है नी के अंदर, वो ACL होता है, वो टूट जाता है। ऐसा ही मेरे साथ लद्दाख में हुआ। मैं अपनी बाइक टूर पे गया हुआ था जून के महीने में, और जब मैं बाइक पार्क कर रहा था तो वो साइड स्टैंड का कुछ इशू हो गया। उस वजह से मैंने अपनी टांग लगाकर बाइक को रोकना चाहा, बाइक साइड स्टैंड एंगेज नहीं हुआ ढंग से, शायद टूट गया था। और मैंने अपने पैर से बाइक को रोकने की कोशिश करी तो मेरी जो लोअर लेग है उस पर बहुत ज़्यादा फोर्स आ गया, नी से नीचे वो सरक गई ऐसे और मेरा लिगामेंट चला गया। एनीवेज, लॉन्ग स्टोरी कट शॉर्ट, बहुत डॉक्टर्स को दिखाया, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ही मुझे पहले बताया गया कि कंजर्वेटिवली पहले हम इसको ट्रीट करेंगे। देहरादून में अपने होम टाउन आया तो फिर दिखा लिया था, MRI हुई। MRI हालांकि सजेस्टिव थी कि ACL पूरा टूट गया है, बट डॉक्टर वॉज श्योर कि अभी क्योंकि ब्लड और भरा हुआ है अंदर जॉइंट के अंदर और एफ्यूजन जिसको सूजन कहते हैं हो रखी है, तो अभी फिर भी इस MRI रिपोर्ट पे रिलाई नहीं किया जा सकता। तो उसके बाद 15 दिन बाद फॉलोअप हुआ, फिर ही थॉट कि ही स्टेबलाइज्ड है नी, उसका ये डॉक्टर का ओपिनियन था कि काफ़ी स्टेबल हो गया, नाउ यू कैन गो फॉर फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी चली, ही वॉज ऑल्सो श्योर, मेरा फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो भी बहुत श्योर थे कि ये ACL टेयर इतना लग नहीं रहा है, कीपिंग इन माइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट। तो चलता रहा। अल्टीमेटली फिर अगस्त के महीने में एक मेरी सेकेंड MRI हुई और तब तक ब्लड जो भरा हुआ था जॉइंट में वो भी निकल गया था और पिक्चर्स बहुत क्लियर आई। क्लियरली एविडेंट था कि ACL 2 टुकड़ों में टूटा हुआ है, बिल्कुल बीचों बीच से टूटा हुआ है, एंड देयर इज़ नो अदर ट्रीटमेंट दैन रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी। तो एनीवे, उसको सब डॉक्टर से फॉलो करते हुए मैंने दिल्ली में 22 को मेरी सर्जरी हो गई है। और सर्जरी के बारे में ये बताऊं कि जो ACL रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी है ना, ये बहुत टाइप की होती है। कई केसेस में इसको रिपेयर कर देते हैं, थोड़ा मतलब अगर ये बचा हो तो इसको रिपेयर भी किया जा सकता है, या एक सिनेरियो ऐसा होता है कि या तो क्योंकि वह दो हड्डियों को आपस में जोड़ता है, ऊपर और नीचे वाली हड्डियों को, कई बार ज़रूरी नहीं है कि हर केस में ये बीच में से ही टूटे। कई केसेस में ऊपर की हड्डी से छूट जाता है तो भी इसको वापस से एक स्क्रू के सहायता से वापस अटैच कर देते हैं एंड दैट्स डन, इसको भी रिपेयर ही बोला जाता है। कई बार ये नीचे की हड्डी के साथ छूट जाता है, वहाँ पर भी सेम ट्रीटमेंट, इसको स्क्रू के साथ वापस अटैच कर देते हैं, क्योंकि लिगामेंट एज अ स्ट्रक्चर अपने आप में पूरा साबुत बचा होता है, इसलिए इसको रिपेयर किया जा सकता है। मेरे केस में क्या था कि दोनों तरफ हड्डी से जुड़ा हुआ था, बीच में से टूट गया था। तो लाइक अगर ये एक लिगामेंट ऐसा है तो अब मेरे केस में ये ऐसे टूट गया था, तो इसका कोई ट्रीटमेंट ऐसा नहीं होता कि जिसमें हम इसको वापस सिल के जोड़ सकें, क्योंकि सिले हुए लिगामेंट में स्ट्रेंथ नहीं आती। तो मेरे केस में क्या हुआ है, ऑल इनसाइड ACL सर्जरी हुई है,
जिसमें मेरी जांघ के पीछे हैमस्ट्रिंग जो मसल होती है उसका एक टेंडन लेकर के उसको 4 गुना फोल्ड करके एक ACL जितना हमारी बॉडी को चाहिए 8 mm थिकनेस का कम से कम, और फिर मेरी ऊपर जांघ की हड्डी में और नीचे पैर की हड्डी दोनों में टनल बना करके, और वो जो लिगामेंट मेरे टेंडन से बनाया है इन्होंने उस सॉकेट के अंदर इसको फिक्स करके और पुल करके और बटन्स लगा देते हैं दोनों तरफ, तो ये फिक्स हो जाता है। और ये ऑल इनसाइड ACL सर्जरी है। बाकी मेरे जो स्ट्रक्चर थे नी में वो हील हो चुके हैं, तो मेरे को थैंकफुली सिर्फ एक ACL की सर्जरी करनी पड़ी। बाकी जैसे क्योंकि चंडीगढ़ वगैरह में मैंने दिखाया था तो वहाँ पे मुझे बताया था कि शायद और लिगामेंट भी हर्ट है, लेकिन डॉक्टर साहब ने बताया कि कोई और इंजरी नहीं पाई और जॉइंट वाज परफेक्टली हेल्दी, और एक ACL जो टूटा हुआ था उसको उन्होंने रिकन्स्ट्रक्ट कर दिया। तो मैंने अपनी सर्जरी कराई है दिल्ली में डॉक्टर विक्रम अरुण महास्कर, सीताराम भारतीय हॉस्पिटल में। ही इज़ अ वेरी स्पेशलाइज्ड नी सर्जन, और लिगामेंट सर्जरीज़ में उनकी बड़ी स्पेशलाइजेशन है। तो काफ़ी रिसर्च के बाद मैंने ज़ीरोड इन किया था उनके ऊपर, एंड आई एम डूइंग फाइन राइट नाउ। ये मेरी सर्जरी तो जनरल एनेस्थीसिया देके हुई थी। काफ़ी लोगों को लोअर लिम्ब को एनेस्थीसिया देके हाफ बॉडी में करते हैं, बट मेरे लिए बेटर था क्योंकि एनेस्थीसिया किस टाइप का होगा ये डॉक्टर डिसाइड करते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर फिजिकल कंडीशन, बॉडी स्ट्रेंथ, इम्यूनिटी लेवल्स, आपकी फूड हैबिट्स, स्मोकर हैं, नॉन स्मोकर है, अल्कोहलिक है, नॉन अल्कोहलिक है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है आपका एनेस्थीसिया क्या होगा। मुझे जनरल एनेस्थीसिया दिया गया था, और करीब 11 बजे मुझे ले गए थे OT में अपने रूम में से, और 11:30 तक बाहर ही वेट कराया। OT के बाहर एक प्री ऑपरेशन थिएटर एक्लेमेटाइजेशन, क्योंकि OT के अंदर टेम्परेचर बहुत डाउन होता है, तो जब OT के लिए ले जाना होता है तो बाहर थोड़ा एक वेटिंग एरिया था, वहाँ पर भी काफ़ी ठंडा टेम्परेचर होता है, तो थोड़ा एक्लेमेटाइज सॉर्ट ऑफ और थोड़ा मेंटली प्रिपेयर करने के लिए, दोनों मकसद है इसके। तो एनीवेज जब मैं OT के अंदर गया तो यहाँ वेन में मेरे को जैसे ही कैन्यूला लगाया गया, उसके बाद मुंह में ब्रीदिंग ट्यूब डाली गई, एंड उसके बाद आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग, आई जस्ट केम आउट। अराउंड 2:10 पे मुझे होश आया, तो मेरा ऑपरेशन हो चुका था। डॉक्टर ने बताया कि इट वाज वेरी वेल क्राफ्टेड और बहुत अच्छे से हो गया है एवरीथिंग। ही वाज वेरी प्लीज्ड विद द एंड रिजल्ट्स ऑफ द सर्जरी, एंड वो मुझे लग भी रहा है क्योंकि मेरे जो नी की पोजीशन है उसमें मुझे कोई पेन नहीं है, ना क्वाइट स्टेबल। सर्जरी के बाद का एक्सपीरियंस आपको ये बताऊं कि जब होश आता है तो उसके बाद अजीब जगह से अजीब सा बॉडी बिहेव करती है। एनेस्थीसिया का काफ़ी असर रहता है बॉडी के ऊपर, क्योंकि फास्टिंग होती है सर्जरी से पहले, तो भूख बहुत लगी हुई थी। सर्जरी के बाद 1 कप चाय पी, बिस्किट खाया, एक सैंडविच दिया था उन्होंने, और उसके बाद एक स्ट्रेंज सा बिहेवियर ये हुआ कि मुझे लग रहा था कि मुझे यूरिन आ रहा है, प्रेशर फील हो रहा था, बट नेचुरली विद हेल्प ही जाना था मुझे, लेकर के वॉकर लेकर के मैं टॉयलेट जाऊं बार बार और यूरिन पास नहीं होता। अराउंड 6 आवर्स तक मेरे को कम से कम 4 या 5 बार ऐसी अर्ज हुई यूरिन करने की, बट निकलता नहीं है। तो वही डॉक्टर साहब ने यही बताया था कि ये साइड इफ़ेक्ट है इसका एनेस्थीसिया का, और इट विल टेक सम टाइम। बहुत जाके थोड़ी देर बाद कई सारा पानी पी पी के और प्रेशर इंक्रीज़ करने के बाद थोड़ा सा बहुत फ्यू मिलीलीटर्स पास ऑन हुआ, लेकिन हाँ जब एक बार हो गया देन इट वाज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, और फिर बाद में खुल के होने लगा। दूसरा ये था कि जो ब्रीदिंग ट्यूब डाली थी गले में से, तो गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, यहाँ पर ऐसे लग रहा था किसी ने अंदर घाव कर दिए, और वो चाय वगैरह पीने से थोड़ा उसको रिलीफ मिल रहा था गर्म चीज़ से। इनफैक्ट असली तो ये है कि जब सर्जरी से बाहर आए तो घुटने से ज़्यादा दर्द मेरे गले में हो रहा था, क्योंकि घुटना तो सुन था, उसमें ज़्यादा पता नहीं लग रहा था, माइनर पेन हो रहा था। तो ये हालत है गले में, क्योंकि ब्रीदिंग ट्यूब डालनी ज़रूरी होती है सर्जरी के टाइम में। बाकी मुझे पेन कुछ ऐसा पता ही नहीं लगा सर्जरी का, क्योंकि वो एनेस्थीसिया था। गले का पेन मैंने आपको बताया, बस यही थोड़ी मोटी चीज़ें हैं, बहुत बेयरेबल होता है।
अगर कोई लोग इस पशोपेश में है या दुविधा में है कि ACL की सर्जरी वो नहीं कराना चाह रहे या उसको पोस्टपोन कर रहे हैं किसी रीज़न से, तो मैं यही सलाह दूंगा कि पोस्टपोन करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल पेन्स एंड ऑल डिफ़िकल्टीज़ आर विद इन द बेरेबल लिमिट। कोई ऐसा अनबेरेबल सर्जरी नहीं है कि जिसका पेन आप सहन न कर सकते। हाँ, इसमें सबसे बड़ा रोल फिज़ियोथेरेपी का है। 10% जो है रोल सर्जरी है, 90% आपकी अपनी मेहनत है और फिज़ियोथेरेपी के सेशंस हैं। तो इतना ही बस यही कहूँगा आपको मैं। तो धीरे धीरे अब चल रही है। मेरा 1 हफ़्ता हो गया। 1 हफ़्ते के अंदर मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ गया था। वैसे तो जनरली आना नहीं चाहिए सर्जरी के बाद फीवर, बट 25th नाइट से मुझे फ़ीवर आ गया था, जो कि आज कम्प्लीटली अब नहीं है। मेरे को 30th हो गई है आज। 4-5 दिन मुझे फ़ीवर रहा। बहुत तकलीफ़ दे रहा है पीरियड, बिकॉज फ़ीवर स्पेशली और सर्जरी के बाद आने वाला फ़ीवर काफ़ी पेन आपके लिए, बॉडी के लिए ठीक नहीं है। चलो, वो भी निकल गया पीरियड। फिज़ियोथेरेपी मेरी सेशंस चल रहे हैं। 1 हफ़्ते का प्रोग्राम मुझे दिया गया था। उसमें टांग को एक्सटेंशन, पूरा लेग को स्ट्रेट रखने की एक्सरसाइज है बेसिकली सारी वो, ताकि मेरा जॉइंट है वो स्टिफ ना हो। एक एक्सरसाइज बेंड करने की है और 2 या 3 एक्सरसाइज फ्लेक्शन एक्सटेंशन की है। बेसिकली जॉइंट को जितना हम एक्सटेंड करेंगे उतना हमको चलने में मदद होगी। नी जॉइंट अगर ऐसे है, अगर इसको घुटना माने तो घुटना मोड़ना भी है, सीधा भी करना है, तो दोनों एक्सरसाइज करनी है ताकि टांग सीधी भी पूरी हो सके और पूरी मुड़ भी सके। तो ये अल्टीमेट गोल है। एक्चुअली ये मेरी पहली सर्जरी नहीं है लाइफ की। सेम ACL मेरा जो है राइट लेग में भी 1996 में रिकन्स्ट्रक्शन हो चुका है, बट मैं क्योंकि टाइम गैप इतना ज़्यादा हो गया 28 साल का, तो थोड़ा सा धुंधला हो गई थी वो याद। उसके बाद सर्जरी के बाद क्या फील हुआ था क्या नहीं हुआ था, तो फेंट हो गई थी, तो सब रीलिव हो गया मुझे दोबारा से। आई relived all those moments of 1996. ज़्यादातर आपने अगर ACL की सर्जरी के बारे में देखा होगा तो ये देखा होगा कि जब सर्जरी हो जाती है उसके बाद कुछ ऐसे टाइप के ये ब्रेस, फिक्स्ड ब्रेस होता है, इसको टांग के चारों तरफ लपेट दिया जाता है ऐसा। इसको इमोबलाइज़र कहते हैं। और फिर कुछ दिन के बाद इमोबलाइज़र हटा के ये हिंज ब्रेस जो होता है, जिसमें ये मुड़ने की क्षमता होती है, ये टांग के चारों तरफ लिपट जाता है और ये सिर्फ फॉरवर्ड बेंडिंग या नेचुरल मूवमेंट जो नी का है उसमें मूवमेंट होने देता है। साइडवेज प्रोटेक्ट करके रखता है। ये जो दोनों इसके होते हैं हिंजेस, ये जो नी को साइडवेज डिफ्लेक्ट होने से बचाते हैं ताकि जो नया लिगामेंट है वो सेफ रह सके। लेकिन मेरे जो केस में इस ऑल इनसाइड ACL सर्जरी हुई है, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि मैं डिसएडवांटेज बोलने वाला था, एडवांटेज ये है कि मुझे इन दोनों में से कुछ नहीं पहनना है। और ब्रेस जो है इज़ आउट ऑफ माई लाइफ। वो इसलिए कि जो मेरा लिगामेंट नया बनाया गया है उसके साथ ही एक सीट बेल्ट लाइक स्ट्रक्चर, इंटरनल ब्रेस उसको कहते हैं, वो भी इंस्टॉल कर दिया गया है। तो जैसे कार में सीट बेल्ट होती है, आपको झटका लगती है तो एक लिमिट तक तो आप पुश होते हो, लेकिन उसके बाद आपका सारा इम्पैक्ट सीट बेल्ट ले लेता है। तो ऐसे ही मेरे नी के अंदर अब लिगामेंट जो मेरा नया डाला गया है मेरी बॉडी से ही पार्ट लेकर के, उसके साथ एक सीट बेल्ट टाइप स्ट्रक्चर भी इंस्टॉल हो गया, उसको इंटरनल ब्रेस कहते हैं। तो जब भी इम्पैक्ट आने लगेगा लिगामेंट पर, फ्यूचर में कभी ऐसा स्कोप होगा, तो वो सारा इम्पैक्ट ब्रेस ले लेगा और ना कि उसको लिगामेंट को पास ऑन नहीं होगा। तो एज अ सेफ्टी फीचर वो एडवांस सर्जरी थी, थोड़ा कॉस्टली थी, बट मैंने इसीलिए करवा लिया क्योंकि अब मैं जो अपनी जिस एज या डेकेड में एंटर कर रहा हूँ 50s में, अब मैं री इंजरी का अगर मेरा कोई सीन भगवान करे वैसे तो ना बने, लेकिन अगर कभी होता है तो मेरे पास अगर आज ऑप्शन था तो मैंने ये एक्सरसाइज कर लिया। मैंने वो इंटरनल ब्रेस इंस्टॉल करा लिया है। वो मेरे को हमेशा लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन देगा। मेरे लिगामेंट पर स्ट्रेस आने से पहले वो एक एक्सटेंड तक ही खींचता है, क्योंकि वो प्रोटेक्शन कर लेगा और मेरे
फर्दर लिगामेंट टूटने का चांस को काफ़ी कुछ कवर कर लेगा। नॉर्मल जो छोटी मोटी इंजरी होती है, बाकी लाइफ का कुछ पता नहीं, कभी कोई बड़ी इंजरी हो तो पता नहीं, कह नहीं सकते। वैसे तो गॉड से प्रे करते हैं कि ऐसा मौका कभी ना आए, लेकिन बाय एंड लार्ज मेजॉरिटी ऑफ द केसेस को वो प्रोटेक्ट कर लेगा। तो चूँकि वो अंदर ही उसके ब्रेस डला हुआ है, इंटरनल ब्रेस इंस्टॉल्ड है मेरे नी के अंदर, तो मुझे ये एक्सटर्नली अपने नी को ब्रेस से प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा, अगर कोई लिगामेंट सर्जरी के लिए जा रहा है, कॉस्ट तो थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन फ्यूचर रीअकरेंस ऑफ इंजरी को बचाने के लिए और करंट लिगामेंट के साथ अपनी बैक टू एक्टिव लाइफ आने के लिए इंटरनल ब्रेस सर्जरी जो है वो प्रेफर्ड चॉइस हो गई है आजकल, क्योंकि इसमें आपका जो रिटर्न टू एक्टिविटी टाइम है वो कम हो जाता है। अगर नॉर्मल स्क्रू वाली जो ये लिगामेंट सर्जरी होती है, जिसमें बटन की जगह स्क्रू लगाए जाते हैं, उसमें हड्डी का छेद भी मोटा काटा जाता है। इसमें बिल्कुल सॉकेट एंड टू एंड जितना लिगामेंट है उतने ही सॉकेट कटता है, ना कुछ ज़्यादा ना कम। जितना हमारे को लिगामेंट इंस्टॉल करना है उतनी ही हड्डी कटेगी। पुराने केसेस में आर पार छेद होता था, लिगामेंट फंसाने के बाद उसमें स्क्रू कसे जाते थे उसके एंड्स को पकड़ने के लिए, वो बहुत ज़्यादा हड्डी कटती थी। तो ज़्यादा हड्डी कटेगी तो ज़्यादा हीलिंग टाइम। अब इसमें हड्डी उतनी ही कटी, उसमें उतना लिगामेंट पूरा फिट आ गया, और बस उसको धीरे धीरे हड्डी जब हील करके पकड़ लेगी, जिसको लिगामेंटाइजेशन प्रोसेस एक तो हो गया कि वो अपने आप को एज अ लिगामेंट बना लेगा हिस्सा बॉडी का जो नया पार्ट डाला है। दूसरा, बोन भी जब उसको पकड़ लेंगी दोनों एंड से, अभी तो बटन से अटैच्ड है, लेकिन बोन भी जब हील होते होते जो हमारी ड्रिलिंग हुई है बोन के अंदर, वो जब बोन हील होगी और वो इसको टाइटली ग्रिप कर लेगी, तो ये एक नेचुरल लिगामेंट का काम हो जाएगा। ये प्रोसेस अब चूँकि हड्डी कम कटी है तो कम समय में हील होगी, ज़्यादा कटती तो ज़्यादा समय में हील होती, तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। तो मेरे सजेशन में तो अगर रीअकरेंस ऑफ इंजरी और लेस हीलिंग टाइम को देखते हुए कॉस्ट एक्चुअली मुझे लगता है कम है, क्योंकि हमको नॉर्मल जो ACL सर्जरी होती है उसमें जो हमारा रेस्टिंग पीरियड या अवे फ्रॉम वर्क होने के कारण हम बहुत सारा टाइम रेस्ट में ही निकाल देते हैं, घर पे ही हमारे को रेस्ट करना पड़ता है। तो वो जो पीरियड का आपका जो अर्निंग लॉस है वो अल्टीमेटली सर्जरी की कॉस्ट से बहुत ज़्यादा है। तो इन लॉन्ग टर्म आपको वो सर्जरी की कॉस्ट तो कम है, लेकिन इवेंचुअली वो ज़्यादा महंगी पड़ती है। कॉस्ट का चलो का आइडिया अपना 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 हर एक का, लेकिन अगर टेक्नोलॉजिकली बेटर आपको ऑप्शंस आज मिल रहा है तो नेचुरली उसको लेना चाहिए। अब सर्जरी के बाद क्या हुआ वो बताता हूँ। सर्जरी के बाद जैसे अभी डिस्कस हुआ था कि जब तक मेरे को यूरिन नहीं हुआ तब तक बहुत अनकंफर्टेबल था, जब वो हो गया तो इट वाज ऑल ओके। और फिर थोड़ी जब करीब 2 से 3 घंटे निकल गए थे सर्जरी को, मेरे को होश आए हुए, सॉरी, करीब 2:40-45 पे मैं रूम में वापस आया था, और अराउंड 4 o'clock फिजियोथेरेपिस्ट आ गए थे। उन्होंने मुझे वॉकर के सहारे चला दिया था, ज़्यादा नहीं, बस कमरे से बाहर गैलरी तक, गैलरी से बाहर। उसका एक वीडियो शॉट है, हो सकता है मैं आपको डाल दूँ। This is number 1, number 2, number 3. Again, walker, your 1 and that's it. दूसरा, उन्होंने मेरे को मूवमेंट कराया था मेरे नी का, करीब 90 डिग्री में मूव कर दिया था, बैठे हुए भी और लेटे हुए भी। तो ये 3 और कुछ एक्सरसाइज मुझे बताई करने के लिए बैठे बैठे, वो मैं करता रहा, और वही मुझे अभी इस वीक तक पूरे करनी है। कमिंग मंडे अराउंड 10th डे फ्रॉम द सर्जरी मेरे को नया एक रेजीम मिलने वाला है एक्सरसाइज का, और मैं प्रॉपर फिजियोथेरेपिस्ट पे विज़िट करके उनके यहीं पे करूँगा। उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉनिक स्टिमुलेटर्स वगैरह भी यूज़ होंगे, तो शायद वो बताऊँगा मैं आपको। बट एनीवेज अभी तक मेरी रिकवरी का यही है, बस मुझे लेट बेड पर बैठे बैठे वाली एक्सरसाइज करनी है, कोई चलना नहीं है। अभी चलने की रेस्ट्रिक्शन इतनी है कि अभी सिर्फ टॉयलेट तक जाने के लिए अलाउड है, और वो भी वॉकर के साथ। पोजीशन ज़रा चेंज हो गई है, कुर्सी पे बैठे बैठे टांग दर्द करने लग गई थी, थक गया था, तो फिर बिस्तर पर आके लेट गया।
बस यही है, थोड़ा सा शेड्यूल बता देता हूँ आपको एक्सरसाइज का, जो जो करनी पड़ती है फर्स्ट फेज़ में। जो इनिशियल 1 वीक टू 2 वीक का पीरियड है, 1 to 2 वीक पोस्ट सर्जरी, उसमें जो एक्सरसाइज है वो बता देते हैं। पहले हफ्ते में जो एक्सरसाइज, अभी तो मेरी पट्टी लगी हुई है। ये जैसे फुट है, फुट मूवमेंट करना है हमको, बैक फोर्थ ऐसे 20 टाइम्स एक सेट बनता है, ऐसे 3 सेट दिन में करने हैं। ये क्लॉकवाइज 20 टाइम्स, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज 20 टाइम्स। ये सब एक सेट होता है, ऐसे 3-3 सेट। फिर उसके बाद नी स्क्वीज़, ऐसे टाइट करना है नी कैप को और प्रेस करना है नी को नीचे बेड के साथ, होल्ड करना है 10 सेकंड तक, फिर रिलीज़ कर देना है। फिर नी को टाइट करना है, नी को नीचे प्रेस करना है 10 सेकंड। ऐसे मुझे दिन में 200 से 250 रेपिटेशंस करने हैं। उसके अलावा ये हील स्लाइड होता है, ज़रा चद्दर मुझे रखिए, डोंट माइंड। ये हील को ऐसे लाना है और घुटना जहाँ तक बेंड कर सकते हैं, थोड़ा चाहे तो अपने अंडर थाई अपनी आर्म से भी पुल कर सकते हैं, तो एज़ टॉलरेबल जितना मोड़ सकते हैं ये है। और फिर ऐसे नीचे, ऐसे ऐसे दिन में 30 से 40 बार करना है। तो ये वीक 1 का शेड्यूल है। उसके अलावा एक और है, वो मैं अभी करके नहीं दिखा पा रहा, वो मुझे चेयर में बैठना है। चेयर में बैठ के जब 90 डिग्री मुड़ जाएगा तो पैर को आगे और पीछे स्लाइड करना है, फुट को ज़मीन पे रख के, वो भी बेंडिंग के लिए है मूवमेंट। तो ये शेड्यूल है एक्सरसाइज का अभी। फिर जो 2 वीक के बाद मेरा डॉक्टर के साथ रिव्यू होगा और क्या वहाँ पे अपडेट आता है वो मैं आपको बताऊँगा। डू प्रे फॉर मी and do pray for my early recovery rather, एंड मैं जल्दी से ठीक होने वाला हूँ। और फिर अब हम चलेंगे लंबी लंबी राइड्स पे इसके बाद। तो जैसे ही मेरा पूरा ये रेजीम कंप्लीट हो जाएगा फिज़ियोथेरेपी का, और उसके बाद बहुत अच्छा राइडिंग टाइम आने वाला है। विंटर्स आर ऑल, वैसे भी विंटर्स जो होती है बेस्ट सीज़न है राइडिंग के लिए। तो आई एम इंटरनली एंड मेंटली गेटिंग रेडी, और धीरे धीरे सब बढ़िया होने वाला है। थैंक यू। इन द मीन टाइम प्लीज़ डू कीप सपोर्टिंग मी। मेरे वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, और अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करे बगैर मत जाना, और कोई अच्छा सा कमेंट लिख देना। थैंक यू सो मच।